हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लास लेके हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीएस पेडागोजी का आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है कि आपको ईवीएस पेडागोजी के अंदर इतने ही टॉपिक का अध्ययन करना है और आपको सिर्फ वही पढ़ना है कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए आपको हर टॉप वीडियो से पहले मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस को दिखाती हूँ कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेट और सीटेट की तैयारी क्या करते हैं, एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। टेट और टेट क्या होता है, और टेट क्या है आपका किसी भी स्टेट का जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और सीटेट क्या जो सेंट्रल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दोनों का सिलेबस में बहुत अंतर है, दोनों के क्वेश्चन पूछने का मेथड एकदम है। तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों की तैयारी बिल्कुल अलग अलग करनी है। कुछ टॉपिक मान सकते हैं कि जैसे आपके क्या होते हैं इसके सीडीपी के कुछ टॉपिक दोनों में सेम होते हैं, लेकिन दोनों का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अलग है। इसलिए जब हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपका सीटेट का सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसी टॉपिक को क्या करना है, बहुत डीप से पढ़ना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो जैसे आपको पता है कि ईवीएस पेडागोजी के आपको ऑफिशियल सिलेबस जिसमें पहला आपका टॉपिक क्या, पर्यावरण अध्ययन, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है अधिगम का सिद्धांत, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। और आपको पता है कि ईवीएस के अंदर क्या होता है, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी आती है एंड 15 नंबर की क्या होते हैं ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरीज क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले की वीडियो मैंने आपको ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी के सारे टॉपिक जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो को आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के संबंध व उनके क्षेत्र, जो कि आपकी ईवीएस पेडागोजी का थर्ड टॉपिक दिया हुआ है। आपकी ईवीएस पेडागोजी में ऑफिशियल सिलेबस में थर्ड टॉपिक में दिया गया है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के संबंध व उनके क्षेत्र के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस भी एकदम सिक्वेंस से दिया हुआ है। पहले आपको क्या, पर्यावरण अध्ययन सिलेबस में दिया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन में आपने जाना पर्यावरण क्या होता है, इसका अध्ययन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या करते हैं, प्राथमिक कक्षा में विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों के सम्मिलित रूप का अध्ययन करते हैं एकीकृत उपागम के माध्यम से। विज्ञान के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं और सामाजिक विज्ञान के जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चे के सोच के स्तर इतना ऊंचा तो होता नहीं है कि आप उसको विज्ञान अलग पढ़ाएं, साइंस को एसएसटी अलग पढ़ाएं। उस टाइम पे उसको क्या करते हैं, उसको परिवेश से संबंधित जो चीज़ें होती है, क्योंकि हमारे परिवेश में बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक होती हैं और बहुत सारी चीज़ें क्या सामाजिक है। जैसे हम अपनी अपनी डेली लाइफ से देखें तो हमें हमारे आसपास क्या होते हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी और भी जैसे क्या बाइक, स्कूटर, कार, ये सब चीज़ें क्या वैज्ञानिक चीज़ें हैं, विज्ञान के आविष्कार में विज्ञान के दिन है। और बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सामाजिक चीज़ें हैं। सामाजिक चीज़ें जैसे क्या होती है, पहाड़ है, नदी, तालाब, झरने, ये सब क्या है सामाजिक चीज़ें। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा की भावना होती है और सब चीज़ों को जानना चाहता है। और ये भी जानना चाहता है पंखा कैसे चलता है। वो उसी टाइम पे अगर बारिश होती है तो ये भी पूछेगा मम्मा बारिश कैसे होती है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो प्राथमिक स्तर पर हमने पर्यावरण को एक विषय के रूप में एनसीईआरटी ने लागू किया। एनसीईआरटी ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा के लिए विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे। और किस उपागम के माध्यम से, तो एकीकृत उपागम के माध्यम से। तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन के बारे में अपने पहले उसमें समझ लिया। दूसरा क्या, अधिगम के सिद्धांत। अब आपने ये तो समझ लिया कि आपको ईवीएस पेडागोजी पढ़ाना है, मतलब बच्चे को ईवीएस पढ़ानी है। तो ईवीएस पढ़ानी कैसे, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं ना, एक टीचर को उन सिद्धांतों का, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये आपने दूसरे वीडियो में पढ़ा कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना। सीखने में बच्चा कैसे सीखता है, हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि बच्चा कैसे सीखता है इस स्तर पे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, हम सिखा नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें उसका आईक्यू, उसकी मनोदशा, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। फिर किसी भी विषय को सिखाने के अधिगम के कुछ नियम होते हैं, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सब मैंने आपको पढ़ा कि इन सब के आधार पर तो बच्चे को सिखाते हैं। तो आपने इन दोनों को पढ़ लिया कि आप बच्चे को पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि पहला टॉपिक जो है पर्यावरण अध्ययन में कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। फिर दूसरे में पढ़ा कैसे पढ़ाना है, किस नियमों के अनुसार पढ़ाना है।
और तीसरा टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध। जैसे आपको पता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सम्मिलित रूप से शिक्षा आपको पर्यावरण के माध्यम से देनी है, लेकिन आपको ये तो पता नहीं चाहिए तो विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण से कैसे संबंध, इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो आज की वीडियो में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में अपना स्टार्ट करते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या क्या है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या है। तो कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कैसे घनिष्ठ संबंध है। जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है इसमें क्या आपस में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम वर्तमान में जिस युग में रह रही है कैसा युग है, विज्ञान का युग है। क्योंकि हमारे आसपास देखते बहुत सारे आविष्कार होते हैं जो किसके देन, साइंस की। जैसे हमारी लाइट है, हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो कैसा विज्ञान की देन है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग अलग सिटी के हो सकते हैं, फिर भी हम आपस में आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किसकी देन है, जिससे साइंस की तो देन है कि हम इंटरनेट है, इंटरनेट के प्रयोग से हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक जैसे पंखा, कूलर या अलग अलग चीजें, ये सब किसकी, विज्ञान की देन है। अब इसका जो वैज्ञानिक उपकरण इनके आविष्कार व संचालन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विज्ञान की होती है। हमने कहा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, और जो भी हमारे वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, आविष्कार होते हैं, इनके संचालन में क्या होते हैं, विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जो भी आविष्कार हो रहे, जो भी उपकरण हो रहे, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका कार्य क्षेत्र का है, तो क्या सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, सामाजिक जीवन में तो इन सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है उसका स्रोत कहाँ होता है, तो उसका स्रोत तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जैसे आपने हैंडपंप, मोटर, समरसेबल, ये सब इसका स्रोत क्या होगा, नदी तालाब का जल के आधार पर ही तो आपने स्रोत बनाया। तो इसलिए कह रहा है बालक को जब भी सिखाएंगे तो उसके परिवेश में जो भी है उन सब के बारे में सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। इसीलिए क्यों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करनी, क्योंकि क्या होता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे आप सब देखते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है, जैसे आपको बारिश का सिखाना है तो बारिश का संग्रहण कैसे होता है पानी का, ये सब सिखाना है। इसी तरह से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताएंगे, तो इन जब दोनों के सम्मिलित रूप से अध्ययन कराएंगे कि बेटा ऐसे भी हम कर सकते हो, प्राकृतिक रूप से ऐसे होता है, तो बच्चा आसानी से समझेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने भी कहा कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की सम्मिलित रूप से शिक्षा में पर्यावरण के माध्यम से प्रदान करनी है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बालक को पर्यावरण की शिक्षा एकीकृत उपागम के माध्यम से प्रदान करनी। इस पॉइंट को याद रखना, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप उनको याद ही रखना है। अगर कभी आपसे ऐसे पूछते हैं कि पर्यावरण की शिक्षा किस उपागम के माध्यम से प्रदान की जाती है, तो पर्यावरण की शिक्षा क्या होती है, एकीकृत उपागम के माध्यम से। अब आपको पता होना चाहिए एकीकृत उपागम क्या होता है। जैसे कि पहले की वीडियो मैंने आपको इसको डिटेल से समझाया था कि एकीकृत उपागम के माध्यम से क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक विषयों को सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे आप पर्यावरण में क्या करते हैं कि साइंस भी बताते जाते हैं, उसके साथ ही क्या एसएसटी की चीज़ें भी समझाएंगे। जैसे आप मान लीजिए बच्चे को किसी तालाब, किसी नदी या झरने के बारे में पढ़ाना है तो उससे जो उसके हिस्टोरिकल पॉइंट होंगे उसको भी उसी टाइम में बताना है, या कोई साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस टाइम पे बताना है। यही क्या होता है एकीकृत उपागम, कि किसी एक विषय की शिक्षा देने के साथ क्या करें, सम्मिलित रूप से उसके साथ जो सब पॉइंट आते हैं किसी दूसरे विषय के उसको भी समझाते जाना, ये क्या होता है आपका एकीकृत उपागम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या, जो आपके एनसीईआरटी में कैसे बताया कि पहले आपको पता होना चाहिए पाठचर्या क्या होती है। पाठचर्या में सिलेबस कैसे बनेगा, टीचर को पढ़ाना है कैसे, इन सब नियमों को समूह होता है कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना है, किस स्थिति में कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियों का, कौन सी शिक्षण विधियों का, इन सब का। यही तो आपने पढ़ा है अपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह में जो भी किया होगा कि कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, कौन से शिक्षण विधियाँ होती हैं, ये सब के बारे में तो पढ़ा। और पेडागोजी में हम क्या करते हैं, जो भी आपने ज्ञान सीखा, बाल विकास में जो सीखा, समावेशी शिक्षा या अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़े उस सब में जो सीखा उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसी को जांचने के लिए क्या होता है पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। पेडागोजी क्या होती है, आपकी टीचिंग आर्ट होती है कि हमें कैसे सिचुएशन से डील करना है। तो कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में हमें क्या करना है, प्राथमिक कक्षा में जो का प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित का अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर जब प्राथमिक कक्षा में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को
जो हमारा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण, इसको भाषा व गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि प्राथमिक स्तर में बच्चों क्या होता है, 3rd से लेकर 5th तक की क्लास में ईवीएस की बुक चलती है। ईवीएस हिंदी क्या होती है आपकी एक लैंग्वेज के रूप में। जैसे आप देखते हैं कि जहाँ पे जैसी लैंग्वेज होती है तो एक आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज होती है, तो आपको फिर एक भाषा की शिक्षा देते हैं। एक आपकी क्या करते हैं ईवीएस की, और दूसरी क्या गणित। इन्हीं 3 विषयों की शिक्षा देते हैं ना प्राथमिक स्तर पे। तो कह रहा है हमें क्या करना है, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, इन दोनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। और इसे क्या करना है, अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाना है। किसको, पर्यावरण को। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न करें जो प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन की जानकारी को बढ़ाने में मदद करें। इसमें कह रहा है कि संक्षेप में कहा गया कि बच्चों को क्या करना है, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की कोशिश करनी। एक्टिविटी करके जब करते हैं तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, स्वतः करके सीखने का प्रयास करते हैं। जब बच्चे स्वतः करके सीखते हैं तो आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए जैसे प्राकृतिक सामाजिक परिवर्तन हो उसके बारे में उसे एक्टिविटी करने दें कि बेटा ऐसे कर सकते हैं या वैसे आप कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, उस तरह क्या करेंगे। जैसे पर्यावरण अध्ययन वाले चैप्टर मैंने आपको समझाया कि बच्चे से वृक्षारोपण कराना है, तो पहले आप बच्चे को समझाइए कि बेटा पेड़ काटने से क्या हानियां होती हैं। ये सब पूछने से पहले आप बता सकते हैं कि आप पेड़ के पास करते क्या, तो बताएंगे हम खेलते हैं। और चीज़ें बता सकते हैं कि बेटा पेड़ के पास लोग छाया में बैठते हैं, पेड़ से फल मिलते हैं, पेड़ से लकड़ियाँ मिलती है। उसके बाद जब उसे वृक्षारोपण का महत्व बताएंगे तो आसानी से समझ जाएगा। कि अगर उससे कहेंगे बेटा पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा, आप लोग खेल लेंगे कहाँ पे, छाया नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेंगे। इस तरह से उसको समझाना है कि स्वतः वो सोचे और फिर स्वतः ही करने का प्रयास करे। हमेशा जब भी शिक्षण कार्य करना है तो करके सीखने पर बल देना है। आपको सिर्फ एक माहौल, एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है जहाँ बच्चा स्वतः सीखने का प्रयास करे। और बच्चों को क्या करना है, प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता का भी अध्ययन कराएं। जब भी कैरेंसी ने कहा कि जब भी हमें बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देनी है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्यावरण में जो उसकी प्राकृतिक विविधता होती है उसके बारे में अध्ययन करें। प्राकृतिक विविधता के साथ साथ क्या करना है, उसकी सांस्कृतिक विविधता के भी अध्ययन कराना है। जैसे आपने जब ईवीएस की थ्योरी पढ़ी थी एनसीईआरटी बेस्ड, तो उसमें प्राकृतिक विविधता में जैसे बताया था कि हर क्षेत्र के अलग अलग आवास होते हैं। राजस्थान के घर के अलग होते हैं, श्रीनगर के अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग होते हैं। ये क्या थी, उसकी प्राकृतिक विविधता कि हर स्थान की जलवायु, वहाँ की जैसा मौसम, उसके अनुसार वहाँ के आवास का चयन कर। और जैसे सांस्कृतिक विविधता आपने पढ़ी थी कि किसी स्थान विशेष में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे पंजाब में कोई और है, पोड़म कहीं बनाया जाता है, कहीं पे आपकी वैसाखी, कहीं लोहड़ी। तो ये क्या थी, सांस्कृतिक विविधता थी। सबके पहनने का ड्रेस पहनावा अलग थी, तो ये आपकी सांस्कृतिक विविधता थी। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है उनकी प्राकृतिक विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता दोनों का अध्ययन कराना है। और अगला पॉइंट क्या करें, बालकों को उनके परिवेश से परिचय कराना है। एनसीईआरटी ने कहा कि जब प्राथमिक स्तर में बच्चों को क्या उसके परिवेश में जो भी घटनाएं हो रही उन्हीं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करना है। कि जैसे आपने देखा था कि जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो एक आपने बच्चों की इमेज टाइप में आपकी एनसीईआरटी की बुक में थी, जो आपने थ्योरी टाइप में पढ़ा भी था कि अलग अलग व्यंजन के बारे में, भोजन के बारे में। जैसे क्या था, पंजाब का बच्चा क्या कह रहा था, वो कह रहा था मैं सरसों के उसमें बनी मछली खाता हूँ। और दूसरे जैसे अलग अलग उसके पढ़े थे कि एक ने क्या था, मैं नारियल के तेल की बनी हुई मछली खाता हूँ। गोवा में क्या बोले तो नारियल के फल तो टैपिकोना खाना पसंद है। ये क्या कहता, वहाँ की अलग अलग संस्कृति थी। और आप लेकिन उनका परिचय कैसे कराते, उनके परिवेश से। जैसे आपने देखा था कि क्या हो रहा था, चांगपा जनजाति थी। चांगपा जनजाति क्या कर रही थी, पश्मीना बकरियों का पालन कर रही। तो वहाँ के बारे में जब आप चांगपा के बारे में, लेह लद्दाख के बारे में पढ़ा रहे थे, तो आपने क्या किया, उस टाइम पर वहाँ के परिवेश के बारे में परिचय कराया। इसलिए मैं जब भी बच्चों को पढ़ाना है उसके परिवेश में जो चीज़ें होंगी उसी के माध्यम से परिचय कराना है। आप मान लीजिए राजस्थान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो राजस्थान में जब बच्चों को पढ़ाना है तो राजस्थान में जिस तरह के घर झोपड़ी उनके बारे में बताएंगे, कच्चे मिट्टी वाले घर के बारे में। तब आप वहाँ पे जाके ऐसा तो नहीं कि बांस के बने जो पुल के घर होते हैं उनके बारे में बताएंगे। उन घरों को हो सकता है बच्चे ने देखा नहीं होगा तो आसानी से नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको बच्चे को जो भी पढ़ाना है, समझाना है, तो उसके परिवेश से ही उदाहरण लेने का प्रयास करना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में संबंध। जैसे आपको पता है कि पर्यावरण के माध्यम से हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के मध्य के संबंध का एक साथ अध्ययन करते हैं एकीकृत उपागम के माध्यम से। तो हम पहले पढ़ते हैं कि पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है, कि किन किन संबंधों के आधार पर आपको शिक्षा उपलब्ध करानी। इसके पश्चात पढ़ेंगे पर्यावरण और विज्ञान में क्या क्या संबंध है, किन के आधार पर आपको शिक्षा उपलब्ध करानी। जब आप इनके संबंध, इनके क्षेत्र समझ जाएंगे तब आसानी से बच्चे को शिक्षण कार्य करा सकते हैं। पहले कह रहे हैं पर्यावरण का अध्ययन और पर्यावरण के अध्ययन व इतिहास से इसका क्या संबंध है।
कह रहा पर्यावरण अध्ययन व इतिहास के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन के लिए क्या क्या संबंध, इसके बारे में विभिन्न विचारकों के अनुसार उन्होंने मत दिए थे। पहला हम पढ़ते हैं त्रिवेलिन के अनुसार। त्रिवेलिन ने कहा कि इतिहास विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। ये आपके किसने बोला था? त्रिवेलिन ने। त्रिवेलिन ने कहा इतिहास क्या होता है? उन्होंने कहा इतिहास सरल शब्दों में क्या होता है? जो बीत गया वही तो इतिहास होता है। उन्होंने कहा जो भी घटना बीत जाती है वही आगे चल के क्या हो जाती है? इतिहास बन जाती है। उन्होंने कहा इतिहास इसलिए एक विषय नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। जिसे बहुत साल पहले हड़प्पा सभ्यता में जो भी साइंस वैज्ञानिक एक्टिविटी हुई थी या जो भी होता उन सब का अध्ययन करते हैं ना। कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियो एक्टिविटी के बारे में जैसे कुछ चीज़ें हुई उन सब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आप वैज्ञानिक चीज़ें भी तो अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीवाश्म का पता कैसे चल रहा है। तो विज्ञान की अलग अलग शाखा होती है और जैसे आप हिस्ट्री के बारे में अलग अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे विषयों का समावेश होता है किसमें? इतिहास के अंतर्गत। ये किसने बोला था? त्रिवेलिन ने बोला था। और अगला क्या होता है? जिल्लर के अनुसार। जिल्लर ने कहा कि इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। ये आपके जिल्लर महोदय ने कहा कि इतिहास क्या एक केंद्रित विषय की मतलब सेंट्रलाइज्ड है। इसके चारों ओर आपके क्या होता है? सारे सब्जेक्ट घूम सकते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके क्या होता है? साइंस का भी योगदान होता है, बायोलॉजी का भी, ज्योग्राफी का भी। उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा योगदान सबका होता है। जैसे मान लीजिए बहुत पहले आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल के बारे में आप सिर्फ ऐसा तो नहीं कि इतिहास में उसके बारे में पढ़े, वहाँ की जलवायु कैसी थी, कृषि में कैसे विकास हुआ, इन सब के बारे में भी तो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या किया आपने? भूगोल का भी अध्ययन किया। उसके बाद आपने पढ़ा कि वहाँ के लोगों की रहन सहन स्थिति कैसी थी, उनका विकास कैसे हुआ था। नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप पढ़ते हैं कि मतलब वहाँ पे कृषि का विकास कैसे हो, तो कृषि विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ की अनुकूल वातावरण, पर्यावरण कैसे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि किसी भी विषय का संबंध क्या होता है? इतिहास से जरूर होता है। इसीलिए जिल्लर ने कहा कि इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय आपके घूम सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण का भूगोल से संबंध कैसे है। तो कह रहे पर्यावरण और भूगोल के मध्य कैसा गहन संबंध है, क्योंकि क्या होता है पर्यावरण में घटित होने वाली समस्त प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम भूगोल के माध्यम से करते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण, पहले पर्यावरण क्या होता है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पर्यावरण का परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का जो घेरा है वही क्या आता है? हमारा पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे जो भी प्राकृतिक घटनाएं, बारिश का होना, बादल का बनना या और बिजली का चमकना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं। इन सब का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? भूगोल के द्वारा। जैसे कौन सी नदी कैसे निकलती, नदियों को उद्गम कैसे हो, इसका आप अध्ययन किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। और नदियाँ, तालाब, ये सब क्या आपके पर्यावरण का हिस्सा है। इसलिए जब आपको बच्चों को सिखाना है, नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसके भूगोल के बारे में भी तो समझाएंगे। सिर्फ ऐसा तो नहीं बता दें कि नदी, इसका विकास कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, और इसका अध्ययन आप किसमें करते हैं? भूगोल में। इसलिए पर्यावरण की शिक्षा देने समय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा सम्मिलित रूप से प्रदान करनी है। चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं पर्यावरण का नागरिक शास्त्र से संबंध क्या है। तो पहले हम पता है नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम बच्चों को पढ़ाते क्या है? नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना। जो हमारा नागरिक शास्त्र विषय आपने पढ़ा होगा षष्ठी में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक ऐसे आदर्श नागरिक का निर्माण करना जो राष्ट्र के विकास को, समाज में राष्ट्र के विकास के लिए क्या करे? समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो एक आदर्श नागरिक का क्या गुण होता है? कि अपने समाज का, राष्ट्र के, समाज के विकास कर सके। उसके लिए विकास करने की क्या करे? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर, अपने पर्यावरण का संरक्षण करे, अपने आसपास स्वच्छता, सफाई आदि रखे। इस सब की शिक्षा आप किसके द्वारा देंगे? पर्यावरण के माध्यम से। क्योंकि कहा जाता है ना, बालक को हम प्राथमिक स्तर से क्या करते हैं? सफाई, स्वच्छता और इन सब के बारे में जागरूक करते हैं। ये सब जागरूक क्यों करते हैं? ताकि अच्छा नागरिक, भावी नागरिक जो बनेगा सुयोग्य राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। इसीलिए कहते हैं कि पर्यावरण और नागरिक शास्त्र में विज्ञान संबंधी जो स्वच्छता के बारे में, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, इन सब की शिक्षा आप किसके माध्यम से दे सकते हैं? नागरिक शास्त्र के माध्यम से दे सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं पर्यावरण व अर्थशास्त्र में क्या क्या संबंध है। तो पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो भी किसी भी मानव की क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? धन संबंधी क्रियाएं, धन की प्राप्ति के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती है? आपकी आर्थिक क्रियाएं। और इन सब का अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति वहाँ के पर्यावरण का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब जैसे क्या होता है हमारे पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है,
जो भी हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो हमारे चारों ओर की उपयोगी वस्तु, हमारा क्या पर्यावरण, जैसे वृक्ष वगैरह, ये क्या करते हैं, राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। जैसे आपको पता है वनों को क्या बोलते हैं, हरा सोना बोलते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा वन होंगे या ज़्यादा ऐसा पर्यावरण के साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ का ज़्यादा विकास हो सकता है। जैसे आप क्या जानते हैं कि किस क्षेत्र में किस भूमि कैसे बनी है, वहाँ का व्यापार कैसे, तो वहाँ के उपलब्ध क्या होते हैं, पर्यावरण के आधार पर ही तो करते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में आम बहुत अधिक पाए जाते तो वहाँ पे क्या होता है, आम का व्यापार अधिक होता है। जैसे आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या होता है, अमरूद बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अमरूद का व्यापार बहुत अच्छा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान में, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, चीनी मिल ज़्यादा है, यहाँ पे चीनी का उत्पादन अधिक होता है, यहाँ का व्यापार इस तरह से होता है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इन सब के आधार पर क्या होता है, वहाँ की अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र क्या होते हैं, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की क्या होती है, भूमिका निर्वाह होती है। तो कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है हमारे राष्ट्र के अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को। ठीक है, ऐसा अब हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान से कैसा संबंध है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि पर्यावरण अध्ययन का सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंध है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान। तो पहले आपको पता है विज्ञान क्या होता है, वी प्लस ज्ञान। विज्ञान आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित। ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जानना, ज्ञान। तो कह रहे किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब जैसे आपको पता है विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, मुख्य रूप से अब 3 होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पादप विज्ञान। इसके बाद फिर अलग अलग कोशिका विज्ञान, शैवाल विज्ञान, अलग अलग विशेष शाखाओं में डिवाइड होती चली जाती है। तो उनका इन सब का भी क्या है, पर्यावरण के साथ बहुत ही विशेष योगदान है। पहले हम पढ़ लेते हैं पर्यावरण व भौतिक विज्ञान के मध्य क्या संबंध है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, किसी भी द्रव्य की, प्रकृति में जो भी द्रव्य पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसे आपने पढ़ा जल, नदी का जल होता है, समुद्र का जल है, तालाब का जल अलग अलग होता है। फिर आपने इस जल को डिवाइड कैसे किया कि ये मृदु जल होता है, ये कठोर जल होता है। तो ये कैसे किया, आपने उसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया, और भौतिक गुणों का अध्ययन आपने किसके अंतर्गत किया, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया। इसलिए कह रहा है हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती है, अगर उसके हम भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम विज्ञान के अंतर्गत करेंगे, और विज्ञान की किस शाखा में करेंगे, तो विज्ञान की भौतिक विज्ञान के अंदर करेंगे। इसलिए क्या किया, जब भी आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसके भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ाते हैं। अगला पढ़ते हैं पर्यावरण और रासायनिक विज्ञान में संबंध क्या है। तो पहले पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक विज्ञान में पदार्थ के प्रभाव, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। जैसे आपने बताया था कि जल उदासीन होता है, या किसी भी उसका बताते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद तीखा होता है। ये सब आपने ईवीएस में जब पढ़ा कि इसका जैसे नींबू पीएच मान इतना होता है, इस चीज़ का पीएच मान इतना होता है। तो आपने किसी भी पदार्थ का कैसे बता, उसकी रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया। रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किसमें किया, विज्ञान में किया। और विज्ञान में अध्ययन कैसे, किस शाखा में किया, तो रसायन विज्ञान में किया। इस तरह से आपके पर्यावरण में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का अध्ययन हम विज्ञान के माध्यम से भी करते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण, जैसे नींबू, फल होते हैं, या फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो इन सब का अध्ययन आपने किसमें किया, साइंस की रसायन विज्ञान में उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया होगा, तब तो पता चला। अगला हम पढ़ते हैं पर्यावरण और रसायन विज्ञान के बाद पर्यावरण अध्ययन और प्राणी विज्ञान में संबंध। जैसे कि पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि प्राणी किस क्षेत्र में निवास करेगा। जैसे क्या होता है कि मरुस्थल क्षेत्रों में ऊंट निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या ऊंट के रहने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो निवास करते हैं उनकी अनुकूल दशाएं अलग पाई जाएंगी। या क्या होता है, भौगोलिक जलवायु के आधार पर वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण विज्ञान को भी प्रभावित करता है, और विज्ञान क्या पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। जैसे आप मान लीजिए जो बहुत गर्म क्षेत्रों में, वहाँ पे लोग एसी, पंखा, कूलर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे अगर मान लीजिए वर्ष भर ठंडी ही रहती है, जम्मू कश्मीर वगैरह क्षेत्रों में मान लीजिए वर्ष भर ठंडी है, तो क्या वहाँ पे कोई एसी का प्रयोग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये क्या होता है, जो भी हम विज्ञान का उपकरण करते हैं वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के अनुकूल दशाओं के आधार पर तो बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, इसको क्या करते हैं, पर्यावरण को हमारे विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, क्योंकि विज्ञान के बगैर सामाजिक विज्ञान का भी कोई उतना योगदान नहीं, और सामाजिक विज्ञान के बगैर विज्ञान का भी नहीं। इन दोनों की एक दूसरे से संपूर्ण, इसलिए प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को क्या करना है, दोनों को सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करनी है।
कि बेटा इसके माध्यम से ऐसा होता है, इसके माध्यम से अलग हो। जब आपको प्राथमिक स्तर में, जब आपको पता है कि प्राथमिक स्तर में क्या होता है, थर्ड से लेके फिफ्थ तक की आपको ईवीएस की क्लास में देते हैं, ईवीएस की बुक देते हैं ना, थर्ड क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के। इसमें क्या आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के सम्मिलित रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जब बालक को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसके पश्चात आप क्या करते हैं, साइंस अलग, एसएसटी अलग पढ़ाने लगते हैं ना। फिफ्थ तक तो आपने कभी भी देखा नहीं होगा किसी भी क्लास में बच्चों को साइंस अलग पढ़ा रही, एसएसटी अलग। एनसीईआरटी ने कहा कि फिफ्थ तक हमें क्या करना है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा ईवीएस के द्वारा प्रदान करनी। उसके बाद जब उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो क्या करते हैं, अपने परिवेश से संबंधित सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कि जब प्राथमिक स्तर में बच्चों को पढ़ाएं तो उसका ज्ञान का उसके बाद जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। जब भी उसे पर्यावरण पढ़ाना है तो उसके जब बाद जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं, उसके माध्यम से अगर उसको जोड़ के उसका संबंध स्थापित करा के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ जाएगा। जैसे उसको पढ़ाना है कि बेटा बादल कैसे बनते हैं, भाप के बारे में, तो उससे कह सकते हैं बेटा आपने घर में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, भाप की वजह से प्लेट ऊपर उठने लगती, जो किसी भगोने के ऊपर, किसी कढ़ाई के ऊपर ढकी होती किसी वजह से। इस तरह से उसको समझाने का प्रयास करना है, जो उसके जीवन में जो घटनाएं, जो उदाहरण देखे होंगे। तो इसलिए आपके अंश भाषा कहते हैं उसको परिवेश की वस्तुओं से जोड़ना है, उसके जीवन के ज्ञान को, जो जीवन में जो ज्ञान है उसके किताबी ज्ञान को क्या करना है, उसके जीवन से जोड़ना है। और जो भी आपको उदाहरण देना है उसके परिवेश में जो उदाहरण, जिन चीज़ों को उसने देखा है, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से उसके अमूर्त ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करना है। इस तरह से आज हमने ईवीएस पेडागोजी का आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया। हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं तथा ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं तथा ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। और बहुत जल्दी हम हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सजेशन देना या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको इन सब वीडियो की जो हम दे रहे हैं इसको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को जाके सर्च करके लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।